दूसरा था मशाहत, इसको अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू किया था, अलाउद्दीन खिलजी। इसके अंतर्गत क्या किया जाता था, तो पहले भूमि का माप किया जाता था, संपूर्ण भूमि को माप लिया जाता था और उसकी पैमाइश की जाती थी और उस पैमाइश के आधार पर लगान का निर्धारण, अर्थात पैमाइश के आधार पर, पैमाइश मतलब माप, पैमाइश के आधार पर लगान का निर्धारण किया जाता था। मोहम्मद अलाउद्दीन खिलजी के पश्चात मशाहत के तरीके को गयासुद्दीन तुगलक ने समाप्त कर दिया और पुनः बटाई के फॉर्मूले को लागू कर दिया गया था। समझ गए? एक और बात, कर जो था वो नगद और अनाज दोनों रूपों में वसूल किया जाता था, अर्थात नगद और अनाज दोनों रूपों में कर वसूल किया जाता था। अब आते हैं हम लोग, ये आप दिल्ली सल्तनत की भू राजस्व व्यवस्था को आपने देख लिया। अब आते हैं उद्योग एवं व्यापार। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत उद्योग एवं व्यापार, गौर कीजिएगा आप लोग, सुन रहे हैं कि नहीं? आवाज जा रहा है इन लोग को? हाँ सर। समझ में आ रहा है? हेलो, बोलेगा? जी सर। अच्छा ठीक है, आप लोग ध्यान से जरा देखिएगा, इसको नोट करते चलिएगा। अब आते हैं दिल्ली सल्तनत के उद्योग एवं व्यापार पर। तो आपको बता देते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक, अर्थात मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल व्यापार की दृष्टि से स्वर्णिम काल था, स्वर्णिम, गोल्डन ईयर्स। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत मोहम्मद बिन तुगलक का शासन काल जो था वो व्यापार की दृष्टि से स्वर्णिम था। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात थी, जान लीजिए, लोधी शासक वास्तव में एक व्यापारी ही थे, लोधी शासक वास्तव में एक व्यापारी ही थे। तो ये दो बातें आप लोग याद रखिएगा। अब आते हैं कि दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत व्यापारिक क्रियाकलापों की काफी प्रगति हुई थी, परिणाम स्वरूप अनेक नगरों और शहरों की स्थापना हुई थी और अनेक नगर व्यापारिक केंद्रों के रूप में स्थापित हुए थे। इस काल के प्रमुख व्यापारिक केंद्रों में आपको बता देते हैं कौन कौन था। मुल्तान, देवल, अनहिलवार, मुल्तान, देवल, अनहिलवार और उसके बाद बनारस, समझ रहे हैं, बनारस, देवगिरी, बनारस और देवगिरी, ये दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत प्रमुख व्यापारिक केंद्र थे। अनहिलवार गुजरात में था, इसे व्यापारियों का तीर्थ स्थान कहा जाता था जी, याद रखना, अनहिलवार को व्यापारियों का तीर्थ स्थान के रूप में जाना जाता था। अब आते हैं इस काल में दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत ये व्यापारिक केंद्र। अब आइए, व्यापार का जो सबसे प्रमुख पहलू है वह हुआ आयात और निर्यात, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट। तो आयात की ओर आते हैं। तो आयात में उस समय आयात किए जाने वाला प्रमुख वस्तु था उत्तम नस्ल का घोड़ा, उत्तम नस्ल का घोड़ा आयात किया जाने वाला प्रमुख वस्तु था। दूसरा था दास। और निर्यात का, तो निर्यात की वस्तुएं क्या थी, तो सूती वस्त्र, हमारे निर्यात की प्रमुख वस्तु थी सूती वस्त्र, लौह इस्पात और नील। नील आप लोग जानते होंगे, नील की भारत में उस समय नील की खेती की जाती थी और नील का निर्यात किया। नील जो जैसा कि आप लोग नील चंपारण सत्याग्रह वगैरह का भी नाम जो नील को लेकर ही हुआ था, तो नील के विषय में उस समय जो नील की खेती होती थी उसके लिए लाहौर और बयाना प्रसिद्ध थे, अर्थात नील उत्पादन का प्रमुख केंद्र सल्तनत काल में लाहौर और
बयाना था। तो आयात देख लिया, आयात में घोड़ा और दास, और निर्यात में सूती वस्त्र, लोहा, इस्पात और नील, ये निर्यात की प्रमुख वस्तु थी। अब आते हैं हम लोग कारखाना। कारखाना का मतलब आप लोग अभी समझते होइएगा। कारखाना अर्थात वैसी स्थान जहां पर विनिर्माण प्रक्रिया संपादित की जाती है। तो दिल्ली सल्तनत के काल में भी कारखाने की स्थापना की गई थी, जिसका उद्देश्य था कि शासक वर्गों, विशेषकर शासकों और अमीरों की जरूरत की वस्तुओं का उत्पादन करना, और इन कारखानों में ऐसे ही वस्तुओं का उत्पादन किया जाता था। पहला कारखाना जो था वो पहली बार मोहम्मद बिन तुगलक ने लगाया, लेकिन सर्वाधिक कारखाने फिरोज तुगलक के काल में लगे। सर्वाधिक फिरोज तुगलक, ये याद रखिएगा आप लोग। दिल्ली सल्तनत में सर्वाधिक कारखाने फिरोज तुगलक के काल में लगाए गए थे, और पहला मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल। अब आते हैं तकनीकी विकास। तकनीकी विकास, तकनीकी विकास का मतलब है कि दिल्ली सल्तनत के काल में तकनीक के क्षेत्र में कौन कौन सी नई वस्तुओं का विकास हुआ। तो अब हम लोग इस पर गौर करेंगे। तो सबसे पहला है रहट। रहट का प्रयोग, रहट समझते हैं आप लोग? रहट, अरहट जो होता है वो, उसके द्वारा गांवों में पानी खींचा जाता था, सिंचाई के लिए पानी जमीन से निकाला जाता था और सिंचाई की जाती। तो रहट का पहली बार प्रयोग हुआ वो दिल्ली सल्तनत के काल में ही हुआ। एक चीज और जान लीजिए आप लोग, हाँ वही रहट। दूसरा है चरखे का प्रयोग। चरखा समझते हैं? ये गांधी जी का प्रमुख, गांधी जी का प्रतीक है। गांधी जी हमेशा चरखा काटते रहते थे। इसके द्वारा धागे को बनाया जाता और उसी धागे से वस्त्र बनाए जाते हैं। तो चरखे का प्रयोग भारत में हुआ, और चरखे के प्रयोग का पहला विस्तृत विवरण फतुहात उस सलातीन नामक पुस्तक में दिया गया है, जिसकी रचना इशामी ने किया था। फिर आते हैं रेशम कीट पालन। रेशम कीट पालन का प्रारंभ भी दिल्ली सल्तनत में हुआ। रेशम कीट पालन से भी आप लोग परिचित होइएगा। रेशम के वस्त्रों को तैयार करने के लिए रेशम के कीड़े से ही रेशमी वस्त्र को तैयार करें। अब आते हैं कागज का आविष्कार। कागज, तो भारत में कागज का आविष्कार, सबसे पहले कागज का आविष्कार चीन में किया गया था। भारत में 13वीं सदी में कागज का आविष्कार हुआ। और उसके बाद हम लोग आते हैं समय सूचक उपकरणों का प्रयोग। समय सूचक उपकरण, समय सूचक उपकरण, समय सूचक उपकरणों का पहली बार प्रयोग फिरोज तुगलक ने किया था। फिरोज तुगलक ने पहली बार समय सूचक उपकरणों का प्रयोग किया था। ये आप लोग याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया है। अब आते हैं सल्तनत काल के रचनाएं, अर्थात सल्तनत काल के प्रमुख में कुछ प्रमुख पुस्तकों की रचना की गई थी, उस पर हम लोग आते हैं। सल्तनत काल की प्रमुख रचनाएं, आप इसको सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। पहला पुस्तक है चचनामा। पहला प्रमुख पुस्तक जो सल्तनत काल में रचा गया उसका नाम है चचनामा। यह अरबी भाषा में लिखा गया। चचनामा पुस्तक की रचना अरबी भाषा में की गई। इसके लेखक का नाम है अली अहमद। लेखक का क्या नाम है? अली अहमद। इसमें अरबों द्वारा सिंध विजय के बारे में वर्णन किया गया है। तो पुस्तक का क्या नाम? चचनामा। लेखक का नाम अली अहमद। विषय क्या है? तो अरबों द्वारा सिंध पर विजय। दूसरी महत्वपूर्ण पुस्तक का नाम है किताबुल हिंद। क्या नाम है? किताबुल हिंद। यह भी किताबुल हिंद, इसकी रचना की थी अल बरूनी ने। किसने किया था? अल बरूनी। ये अल बरूनी कौन था? तो ये वही अल बरूनी था जो महमूद गजनवी के साथ, महमूद गजनवी के भारत आक्रमणों के दौरान भारत आया था, और इसने भारत के जनजीवन का विस्तृत अध्ययन किया
और उसे जो विवरण उसने लिखी उसी का नाम है किताबुल हिंद। तीसरी महत्वपूर्ण पुस्तक है ताजुल मासिर। ताजुल मासिर और ताजुल मासिर इसकी रचना हसन निजामी ने किया था। चौथी पुस्तक है तबकाते नासरी, इसकी रचना मिनहाज उस सिराज ने किया था। पांचवी पुस्तक है तारीख ए फिरोज शाही, पुस्तक का नाम है तारीख ए फिरोज शाही, इसकी रचना बर्नी के द्वारा किया गया था। और अगली पुस्तक है फतवा ए जहादारी, इसकी रचना भी बर्नी ने ही किया था। अगली पुस्तक है खजाइनुल फतूह और इसकी रचना अमीर खुसरो ने किया था। किसने किया था? अमीर खुसरो। कहा जाता है कि अमीर खुसरो ने दिल्ली के 7 सुल्तानों के शासन को देखा था। अमीर खुसरो ये एक बहुत बड़े विद्वान थे, न केवल विद्वान थे बल्कि कला और संगीत में इनका बहुमूल्य योगदान था। इन्होंने सितार और तबला, आप लोग जानते होंगे, मैंने पहले भी बताया था कि सितार और तबला नामक संगीत यंत्रों, वाद्य यंत्रों का आविष्कार अमीर खुसरो ने ही किया था। अब आते हैं किरान उस शादैन, इस पुस्तक की रचना भी अमीर खुसरो ने ही किया था। इसके अतिरिक्त उन्होंने आशिका, नूह शिपहर और तुगलक नामा नामक पुस्तकों की रचना की थी। अब आते हैं, एक पुस्तक है फतुहात उस शलातीन, इसकी रचना इशामी के द्वारा किया गया था। अभी मैंने बताया कि इसी पुस्तक में चरखे के प्रयोग की जानकारी मिलती है। और एक अन्य प्रमुख पुस्तक है तारीख ए फिरोज शाही, जिसकी रचना शम्स ए सिराज अफीक के द्वारा किया गया था। ठीक है, अब आते हैं हम लोग स्थापत्य कला, अर्थात दिल्ली सल्तनत की स्थापत्य कला, है ना। दिल्ली सल्तनत की स्थापत्य कला अर्थात दिल्ली सल्तनत के काल के में जो प्रमुख निर्माण कार्य करवाए गए थे वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला निर्माण जो है मैं बताता हूं, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद। सबसे पहला निर्माण क्या है? कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद। इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। इसका निर्माण ऐबक ने दिल्ली विजय के उपलक्ष्य में करवाया था, अर्थात दिल्ली पर विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा करवाया गया था। अब आते हैं कुतुब मीनार। कुतुब मीनार वर्तमान में दिल्ली में है। इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू करवाया, लेकिन वो इसे पूरा नहीं करवा पाया। इसे पूर्ण किया इल्तुतमिश ने। अब हम आपको बताते हैं कि वर्तमान में यह कुतुब मीनार जो थे, यह कुल 7 मंजिला इमारत थी। 7 मंजिला। कहता है कि एक बार दिल्ली में बिजली गिरने से यह क्षतिग्रस्त हो गया था और फिरोज तुगलक और सिकंदर लोदी के द्वारा इसकी मरम्मत करवाई गई थी। फिरोज तुगलक और सिकंदर लोदी ने कुतुब मीनार का मरम्मत करवाया। अब आते हैं 2.5 दिन का झोपड़ा। यह अजमेर में है। इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। यह अजमेर के एक सरस्वती मंदिर को तोड़कर बनाया गया था। 2.5 दिन का झोपड़ा। अब आते हैं
सुल्तानगढ़ी का मकबरा, जान लीजिए भारत का प्रथम मकबरा था सुल्तानगढ़ी का मकबरा। इसका निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया था। इल्तुतमिश को मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता माना जाता है। अब आते हैं मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह जो वर्तमान में अजमेर में है। इसका निर्माण भी इल्तुतमिश ने करवाया था। अब आते हैं अलाई दरवाजा। अलाई दरवाजा जो कुतुब मीनार के प्रांगण में स्थित है, इसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। अब आते हैं जमात खां मस्जिद, यह भी दिल्ली में है और इसका निर्माण भी अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। एक बात याद रखिएगा आप लोग कि भारत में इस्लामी परंपरा द्वारा पर आधारित पहला मस्जिद जो था वो जमात खां मस्जिद था। भारत में इस्लामी परंपरा पर आधारित पहली मस्जिद जो थी वो जमात खां मस्जिद थी और इसका निर्माण किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी। अब आते हैं तुगलकाबाद। तुगलकाबाद एक शहर है जो दिल्ली में स्थित है और इसका निर्माण गयासुद्दीन तुगलक ने करवाया था। तुगलकाबाद महल को या नगर को हम लोग 56 कोट के नाम से भी जानते हैं। अब है जहां पनाह नगर। जहां पनाह नगर, जहां पनाह नगर को आदिलाबाद किला के नाम से भी जाना जाता है। जहां पनाह नगर को आदिलाबाद किला के नाम से भी जाना जाता है, इसका निर्माण मोहम्मद बिन तुगलक ने करवाया था। अब आते हैं कोटला फिरोज शाह। यह एक महल है और इसका निर्माण फिरोज तुगलक ने करवाया था। अब आते हैं मोठ मस्जिद। मोठ मस्जिद, मोठ मस्जिद का निर्माण सिकंदर लोदी ने करवाया था। तो इस प्रकार आप लोगों ने देखा कि आज दिल्ली सल्तनत समाप्त हुआ। सर्वप्रथम मैंने दिल्ली सल्तनत के महत्वपूर्ण सभी शासकों के महत्वपूर्ण कार्यों के विषय में आपको बताया। उसके बाद दिल्ली सल्तनत के शासन प्रशासन के विषय में बताया। दिल्ली सल्तनत में स्थापत्य एवं कला के विषय में बताया। उसकी सैनिक संगठन के विषय में बताया। व्यापार वाणिज्य के विषय में बताया और साथ ही साथ तकनीकी विकास को बताया और उस कला और साथ ही साथ उस समय साहित्य के विकास पर भी अभी मैंने आपको प्रकाश डाला है। तो इस प्रकार दिल्ली सल्तनत अब समाप्त हुआ और इसके बाद जो अगला चैप्टर होगा वो दिल्ली सल्तनत के बाद जो भारत के विभिन्न भागों में जो क्षेत्रीय राज्य, नए नए क्षेत्रीय राज्यों का उदय हुआ था, जैसे बंगाल, जौनपुर, विजयनगर, बहमनी, इन सब के विषय में मैं आपको संक्षिप्त जानकारी और महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा। और उसके बाद अर्थात दिल्ली सल्तनत के पतन से लेकर आपको मुगल वंश की स्थापना के बीच जो अनेक क्षेत्रीय राज्यों का जन्म हुआ उसके विषय में अगले टॉपिक में मैं उस पर आपको प्रकाश डालूंगा। धन्यवाद।